नो सर। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे द नेशनल मूवमेंट एंड कम्युनल अवार्ड ऑफ पूना पैक्ट। ठीक है, तो जो आपका जो टाइम पीरियड चल रहा था 1929 से लेके 1932 तक। ठीक है, उस समय नेशनल मूवमेंट क्या क्या हुए, कैसे आंदोलन चले, ठीक है, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, उनका क्या इफेक्ट पड़ा, और उनके उनके थ्रू कौन से समझौते हुए, नेगोशिएशंस हुआ, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लॉर्ड इरविन प्रोक्लेमेशन हुआ था आपका 31 अक्टूबर 1929 को, जिसमें लॉर्ड इरविन आपका इंग्लैंड गए और वहां पे लोगों को, वहां पे ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी वहां पे थोड़ा समझाया कि भारत की प्रॉब्लम्स क्या है उसके बारे में। और जो आपका साइमन कमीशन था उसको दोबारा बुलाया गया भारत। ठीक है, साथ ही साथ एक कॉन्फ्रेंस की बात कही गई कि एक क्या बोलते हैं यूनिवर्स इंडिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस को बुलाकर उनके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को लेके या कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को लेके एक कॉन्फ्रेंस रखे। ठीक है, जिसकी वजह से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ आपका 1930 में। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें कांग्रेस का एक भी पार्टी शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय आपका सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा था 1930 का। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के चलते ये जो फर्स्ट राउंड टेबल जब कंप्लीट हुआ तो इरविन जब वापस आए तो इन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौता किया, जिसमें जितने भी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में जितने भी क्या पर्सन इन्वॉल्व थे, ठीक है, जितने भी अरेस्टेड थे, चाहे वो उसके मेंबर्स थे कांग्रेस के या फिर वो किसी उसके लीडर्स थे, ठीक है, उन सारे लोगों को तो अरेस्ट करके अंदर रख दिया गया था, तो उनको वापस निकालने की मांग की गई थी समझौते में। दूसरा ये था कि समझौते के थ्रू जो लॉर्ड इरविन थे वो चाहते थे कि गांधी जी, जो आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड वाला आने वाला था, ठीक है, 1931 में, ठीक है, उसमें उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया कि आप इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उनको एग्री किया गया, है ना। और जितने भी ऑर्डिनेंस जो और मूवमेंट जो सिविल ओबीडियंट मूवमेंट के समय जितने भी ऑर्डिनेंस पास किए गए थे उन सारे ऑर्डिनेंस को वापस लिया गया। ठीक, तो ये आपका गांधी इरविन पैक्ट हो गया 1931 का। ठीक, इसमें दो बातें मैं आपको बताया था जो याद रखने की चीज है कि जो गांधी की डिमांड थी जो इसको पूरी नहीं की गई। एक तो उन्होंने मूवमेंट के दौरान पुलिस इंक्वायरी की मांग की थी, पुलिस के द्वारा जो भी एक्शन लिया गया था उस पर, जिसको इरविन ने ठुकरा दिया था। साथ ही साथ उन्होंने भगत सिंह की फांसी के लिए रोक की मांग की गई थी, जिसको भी इरविन ने ठुकरा दिया था। ठीक है, उसके बाद होता है आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में, है ना। इस 1931 में जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है जो लंदन में है, तो इसमें हमारे जो कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी जो इकलौते होते हैं, ठीक है, वही पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ मुस्लिम लीग की तरफ से आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली, ठीक है, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, यहाँ पे जो आपका सेकंड राउंड टेबल है उसमें कुछ खास चीजें निकल के सामने नहीं आती, जो आउटकम की बात करेंगे रिजल्ट की। ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बस एक नई चीज ये आती है कि जो आपका लास्ट जो इरविन पैक्ट होता है, ठीक है, इरविन का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो वहां पे खत्म हो जाता है उसका टेन्योर। जो सेकंड राउंड टेबल होता है यहाँ पे आपके नए नए गवर्नर जनरल आते हैं जिनका नाम था लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, और नए एसओएस आते हैं जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स होते हैं, ठीक है, स्टेट होते हैं, उनका नाम होता है सर सैमुअल हॉर। ठीक है, और जो आपका जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती है और किसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करती है। ठीक है, और ये खत्म हो जाती है। इसमें एक मेजर चीज होता है कि दलितों को या जो पिछड़े वर्ग होते हैं, अनटचेबल्स होते हैं, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरल की मांग की जाती है। ठीक है, जिसपे गांधी जी ना चाहते हुए भी हाँ कह देते हैं और गांधी जी वापस आते हैं। ठीक, यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कम्युनल अवार्ड। ठीक है, तो जो, ठीक समझ आ रहा है ना। जी सर। यस सर। ठीक है, पुराना रिवाइज हो गया। ठीक है, अब अपन आते हैं कम्युनल अवार्ड 1931 और पूना पैक्ट 1932। ठीक है, होने के लिए दोनों एक ही ये कम्युनल अवार्ड 1931 का नहीं 1932 हुई है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगा मेरे यहाँ पे। दोनों चीजें 1932 की ही है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि कम्युनल अवार्ड क्या था। मैं
ठीक, तो कम्युनल अवार्ड आपका इसके लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन का नाम याद रखना आप, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। क्या नाम बताया था, बताओ। सर राम सैम मैकडोनल्ड। हाँ ठीक, जो ठीक है, तो इसको कम्युनल अवार्ड या फिर रामसाय मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, ये हुआ क्या कि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, जो सेकंड राउंड टेबल आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें यहाँ पे आपका कोई विशेष नतीजा नहीं निकला, या कोई समझौता या कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, ये जो कॉन्फ्रेंस था ये अपने फुलफिल नहीं कर पाया जो इसका मोटो था। ठीक है, जो इसका मोटिव था उसको। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और जो दलित वर्ग थे और जो अनटचेबल थे, ठीक है, या जो पिछड़ी लोग थे, ठीक है, जो लोअर कास्ट के पर्सन थे, ठीक है, उनके सेपरेट इलेक्टोरल की बात कही गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज को लेके जो आपका प्राइम मिनिस्टर को क्या नाम बताया था, राम से मैकडोनल्ड, ठीक है, उन्होंने एक अवार्ड पारित किया, एक पंचाट दिया या एक अवार्ड पारित किया, जिसको कम्युनल अवार्ड 1932 है ये ना, ठीक है, 1932 कहा जाता है। या फिर कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड, या फिर आपका राम से अवार्ड, इस दोनों नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसमें मेन जो आपका हुआ था उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर राम से मैकडोनल्ड थे, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की, द प्रपोजल ऑफ एन माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नोन एज कम्युनल अवार्ड। ठीक है, इन्होंने एक प्रपोजल दिया किनके लिए, माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी के थे, जो अल्पसंख्यक थे, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनके प्रतिनिधित्व के लिए। ठीक है, जिसको कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट की का रिकमेंडेशन किया था, जो सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग की गई, मतलब उन्होंने रिकमेंडेड किया था। ठीक है, इसीलिए इसको करने वाले थे आपके मैकडोनल्ड। ठीक है, उस समय इसके हेड थे, तो उसकी इस वजह से इसको मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, और जब ये कम्युनल अवार्ड जब पारित किया गया, ठीक है, इस कम्युनल अवार्ड के तहत इनको कम्युनिटी को इलेक्ट्रॉल सेपरेट इलेक्ट्रॉल की मांग की गई थी, इलेक्टोरेट की मांग की गई थी। ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल की, जिससे जो आपके महात्मा गांधी थे वो खुश नहीं थे। ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल में क्या था कि जितने भी अनटचेबल थे, ठीक है, जितने भी दलित वर्ग के थे, और जितने भी आपके निम्न वर्ग के थे, महिलाएं थी, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, एंग्लो इंडियंस थे, ठीक है, जो भी अदर पीपल्स थे, ठीक है, उनके लिए सेपरेट इलेक्ट्रॉल की मांग की गई थी निर्वाचन की, कि उनके लिए अलग से सेपरेट इलेक्ट्रॉल हो हर जगह पे, जिससे गांधी जी खुश नहीं थे। लेकिन ये अवार्ड जो था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, तो इसको मानने के लिए वो बाध्यकारी हो गए। ठीक है, और ये सर ये प्रथम निर्वाचन मंडल क्या होता है? पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्ट्रॉल, पृथक पृथक। ठीक है, सेपरेट जो पृथक कह रहा था हिंदी में। ठीक है, तो जो आपका डेट इसकी थी कम्युनल अवार्ड का 16 अगस्त, ठीक है, 1932। थोड़ा सा इसमें लिखते बनता नहीं है। ठीक है, तो 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड पारित किया गया, किसके द्वारा, मैकडोनल्ड के द्वारा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इसे ग्रांट सेपरेट इलेक्टोरेट इन ब्रिटिश इंडिया फॉर द फॉरवर्ड कास्ट, लोअर कास्ट, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस एंड अनटचेबल। ठीक है, इस जो ये अवार्ड जो पारित हुआ, या फिर जो अवार्ड ग्रांट किया गया, तो इसमें उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल या पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी। किनके किनके लिए, जो फॉरवर्ड क्लास के कास्ट के हैं, ठीक है, जो पिछड़े वर्ग से हैं, जो निम्न वर्ग के हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जो बौद्धिस्ट है, जो सिख हैं, जो इंडियन क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, और जो एंग्लो इंडियंस है, और जो यूरोपियंस है, ठीक है, ब्रिटिशर्स को छोड़कर, और जो अनटचेबल्स की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, इन सारे लोगों के लिए आपका 16 अगस्त 1932 को इन्होंने कम्युनल अवार्ड पारित किया था। ठीक है, अब एक कम्युनल अवार्ड की जो चीजें थी, इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरल जो सिस्टम था, इससे गांधी जी को और इंडिया के लिए, गांधी जी ऐसा सोचते थे कि इंडिया के लिए खतरा है। ठीक है, इससे शासन, इससे जो हमारी एकता है, ठीक है, ये जो हमारी एकता है, उसमें जो कम्युनल अवार्ड पारित किया गया, उससे हमारी एकता में
फूट हो सकती है, ठीक है, एकता खंडित हो सकती है या टूट सकती है, जिसके नाम से आगे आपका पूना में, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और गांधी जी, ठीक है, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ। जो आपका कम्युनल अवार्ड पारित किया गया था, जो सेपरेट इलेक्टोरल की बात करते हुए, इन चीजों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच पूना में एक समझौता हुआ, जिसको बोला जाता है पूना पैक्ट 1932। ठीक, तो कम्युनल अवार्ड से ही चीजें जो थी उसी को आगे पूना पैक्ट में लाया गया, ठीक है, कम्युनल अवार्ड में जो चीजें पारित की गई थी उसी को आगे जाके पूना में उससे समझौता किया गया, किसके थ्रू, जो आपके लोअर क्लास के जो नेता थे, लीडर थे, B.R. अम्बेडकर, उनके द्वारा, ठीक है। और ये दोनों की मीटिंग हुई थी यरवदा जेल जो है पूना में, ठीक है। तो ये जो पूना पैक्ट हुआ, इसकी डेट थी आपकी 24 सितंबर 1932। सर हाँ पूछो। सर कौन सा जेल बोले? यरवदा जेल। यरवदा अभी भी है ना, पुणे में है ना, पूना में मतलब। ठीक है, तो जो आपको Yes, कम्युनल yes. अवार्ड, जो कम्युनल अवार्ड जो चीजें थी ना, अभी इससे समझना कि जो कम्युनल अवार्ड में बोला गया था कि सेपरेट इलेक्टोरल की बात, तो इससे गांधी जी को दिक्कत थी, तो इन्हीं चीजों को लेके जो दिक्कत थी, ठीक है, कि इससे उनको लगता था कि आगे जाके देश की एकता अखंडता में नुकसान होगा, इसको लेके वो महात्मा जो B.R. अम्बेडकर थे, इनके इससे मिले पुणे में, और यहाँ पे इन्होंने एक समझौता किया, ठीक है। और इस समझौते में क्या था, ठीक है, जो इन्होंने सीट रिजर्वेशन की बात कही, लेकिन इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को हटाने की मांग की, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमको सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को हटा के हम जो भी जो क्या बोलते हैं लोअर क्लास है, जो आपका लोअर कास्ट है, जो मुस्लिम्स है, बुद्धिस्ट है, इंडियन क्रिश्चियंस है, जो अनटचेबल्स हैं, ठीक है, इन लोगों को हम सीट रिजर्वेशन देने की उन लोगों ने पेशकश रखी कि हम आपको सीट देंगे, ठीक है, लेकिन आपको कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरल नहीं देता, ठीक है, आपका हर जगह सीट आरक्षित हम कर देंगे जगह के हिसाब से, लेकिन आपको सेपरेट इलेक्टोरल नहीं देंगे बोले, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि सीट रिजर्वेशन फॉर SC/ST इन प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, जो भी प्रांतीय लेजिस्लेशन या प्रांतीय विधानमंडल था, यहाँ पे इनको सीट रिजर्वेशन देने की बात कही। तो पहले इनकी जो सीटों की संख्या वो थी 71, ठीक है, इनको जो पहले जो थी इनके लिए वो 71 थी, जिसको बढ़ा के इन्होंने 148 कर दिया, ठीक। कहीं कहीं पे ये 147 भी लिखा है, कहीं कहीं पे 148 भी लिखा सर है, ये कहीं जो 47। सीट की संख्या बढ़ाई गई है, ये SC/ST सीट रिजर्वेशन की बढ़ाई गई है। हाँ, ठीक है, ठीक है, जो दलित वर्ग थे उनको पहले 71 सीट थी, तो उसको बढ़ा के 148 कर दिए, ठीक है, इस जो पूना पैक्ट में आपका जो चीजें हुई, ठीक है। तो इसके लिए और लिख लेना कि जो मद्रास है वहां पे 30 सीट है, ठीक है, उसमें फिर जो अलग अलग जो प्रोविंसेस थे उनमें कितनी कितनी सीटें रिजर्व की गई, तो उससे एक वो है, ठीक है, डेटा है। तो वो मद्रास में 30, बंगाल में 30, और आपका संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस में 20, बम्बई में और सिंध में 15, ठीक है, ये बुक में मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये तो हमारा हो गया, ये जो चीजें हो गई ये आपका हो गया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है, प्रोविंसेस में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो केंद्रीय विधानमंडल था, सेंट्रल लेजिस्लेचर था, ठीक है, वहां पे जो जनरल, ठीक है, तो वहां जो सेंट्रल लेजिस्लेचर में उन्होंने 18% इनके लिए आरक्षण की रखी थी, ठीक है, जो इनका वो हुआ कॉन्फ्रेंस में कि हम आपको 18% तक का रिजर्वेशन आपको इसमें देंगे, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर में, ठीक है, जो आपका जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, ठीक है, साधारण निर्वाचन मंडल थे उसके द्वारा।
तो आपका इसमें कितना हुआ, जो प्रोविंसेस में थे वन, जो 71 था 148 हो गया। ठीक है, आपका सेंट्रल लेजिस्लेचर में था, वहां पे उनको 18% देने की बात कही गई। ठीक है, और इसके बाद इनका क्या बोलते बोला गया कि ये जो सिस्टम है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, वो आने वाले 10 सालों तक के लिए जारी रखी जाएगी। ठीक है, और 10 सालों के बाद ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब होगी या म्यूचुअल कोई एग्रीमेंट होगा, ठीक है, तब ये चीजें खत्म होगी, नहीं तो ये कंटिन्यू 10 साल के बाद, मतलब 10 साल तक ये चलती ही रहेगी। ठीक है, अगर ये 10 साल तक चलती रहेगी, अगर इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से समाप्त नहीं कर दिया गया तो, ऐसा बोला गया। ठीक है, और उसके बाद फिर एक और इसमें जो जो समझौता हुआ था आपका, पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, उसमें आपका ये बोला गया कि जो आपका डिप्रेस क्लास थे, ठीक है, जो दलित, जो आपका लोअर कास्ट के लोग थे, ठीक है, जो पिछड़े हुए थे, उनके फेयर रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई। ठीक है, फेयर रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे, सिविल सर्विसेज में। ठीक है, और आपका जो लोकल बॉडीज होती थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था उनमें, कि उनको भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, उनको क्या बोलते हैं, नौकरी के लिए, उनको एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो इस चीज पूना पैक्ट में ये सारी चीजों को डिस्कस किया। समझ गए। फिर जो ये पूना पैक्ट से जो चीजें हुई महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच, ठीक है, इस सारी चीजों को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आपका जो कम्युनल अवार्ड हमने पारित किया था, उसके एवज में अगर आप हमको ये चीजें आप अपने हिसाब से तय करके देते हो तो ठीक है, हम एग्री करते हैं। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने अपने पास रख ली थी। समझ गए चीजों को। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद आपका होता है 1932 में पूना पैक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर आपका होता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। ठीक है, तो आपका इसके बाद जब आपका पूना पैक्ट कंप्लीट हो गया तो आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आया, जिसकी डेट थी 17 नवंबर 1932। सर 16 नवंबर है, 16 लिखा है। ठीक है, कहीं 16 है कहीं 17 है। ठीक है, 16 कर लो उसको, कई जगह पे 16 लिखा है, कई जगह 17 लिखा है। ठीक है, इसलिए ठीक, तो 16 नहीं है इसको, ये 16 नवंबर से शुरू हुआ और ये कब तक चला था, 24 दिसंबर। ठीक है, तो ये आपका 16 नवंबर से शुरू हुआ है, 24 दिसंबर तक चला। ठीक है, जिसमें कौन कौन पर्सन थे, जो एक्टिव पर्सन इसमें थे, तो आपका जो उस समय के जो एसओएस थे, जिनका क्या नाम था, सैमुअल होर। ठीक है, वो चाहते थे कि आगे वो तो थर्ड कॉन्फ्रेंस के भी पक्ष में नहीं थे। ठीक है, इसका एक रीजन ये है कि जो आपके जो एसओएस थे और जो आपके नए गवर्नर जनरल बने थे विलिंगटन, ठीक है, ये दोनों थे कंजर्वेटिव पार्टी के। ठीक है, और ये जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो भारत के प्रति उदार ज्यादा नहीं, ज्यादा छूट देना नहीं चाहते। ठीक है, तो इन्होंने ना चाहते हुए भी इन्होंने जैसे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया। ठीक है, इसमें ओनली 46% आपके आए पार्टिसिपेट किए। ठीक है, इसमें टोटल सिर्फ 46% ही इसमें पार्टिसिपेट किए। ठीक है, और इसमें आप एक चीज याद रखना कि इसमें जो कांग्रेस थी, इसमें फिर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, या मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया था ये अलग कारण है, लेकिन कांग्रेस को बुलाया ही नहीं गया था, सीधी बात कि कांग्रेस को इन्वाइट ही नहीं किया गया, तो इससे कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। ठीक है, तो आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की चीजें ये थी, है ना। और साथ ही साथ जो आपका लेबर पार्टी जो थी, ठीक है, वहां जो ब्रिटेन में, ठीक है, ये ब्रिटेन के लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के बारे में आप लोग क्या जानते नहीं जानते हैं सर। हैं। ठीक है, तो जो देखो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी दो पार्टियां थी ब्रिटेन में, जैसे भारत में भी कांग्रेस और बीजेपी है ना, उस तरह के थे। ठीक है, तो कंजर्वेटिव जो पार्टी थी ना, वो पुरानी पार्टी थी। ठीक है, जो किस पे
आपका कॉलोनियल और क्या बोलते हैं इस पर, पूंजीवादी, ठीक है। ये पूंजीवादी प्रथा के बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, समर्थक थे, ठीक है। और जो लेबर पार्टी थी, ठीक है, ये आपका जो लेबर ग्रुप था इनके इनके थ्रू निकला था, ठीक है। जब आपका पूंजीवाद जो परंपरा चली आ रही थी, आधुनिक काल जब शुरू हुआ, तो दो वर्ग भारत में सॉरी इंग्लैंड में थे, एक अपर क्लास एक लोअर क्लास, ठीक है। तो ये लोअर क्लास वाले थे लेबर पार्टी के, और जो कंजर्वेटिव पार्टी के थे वो अपर क्लास वाले थे, ठीक है। तो जब बाद में चुनाव का इनकी आजादी हो गई, तो चुनाव में लेबर पार्टी भी आगे आई। जब तक लेबर पार्टी जब तक क्या बोलते शासन में रहती थी, ठीक है, तो वो भारत के प्रति बहुत उदार थी। तो लास्ट वाले टाइम में जो आपका लॉर्ड इरविन और ये थे, इन लोग लेबर पार्टी से संबंधित थे, ठीक है। तो इन लोग बहुत ज्यादा उदार थे, इन लोग हेल्प के लिए थे, ये चाहते थे कि भारत को आजादी मिले और इनकी मांगे पूरी की जाए, है ना। जबकि कंजर्वेटिव पार्टी इन सारे पक्षों में कभी नहीं रहता था, ठीक है। इनमें अलग ही ऐप था, अलग ही अहंकार था, ईगो था इनके में, ठीक है। तो ये थर्ड जो कॉन्फ्रेंस हुआ, तो इसमें जो कंजर्वेटिव पार्टी थी इनके थ्रू हो रहा था। तो इसमें सर जो एसओएस थे वो खुद ही नहीं चाहते थे कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो, ठीक है। और इसके बाद आगे भी कोई कॉन्फ्रेंस होने के वो उनकी चाहत नहीं थी या इच्छा नहीं थी, लेकिन तब भी इनको ये चीज शुरू करना पड़ा, जिसमें इन्होंने कांग्रेस को नहीं बुलाया, कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं की बोलते, लेकिन कांग्रेस को बुलाया भी नहीं गया था, ठीक है। फिर जो ब्रिटेन का जो पहले वाले में आपको देख लूंगा कि ब्रिटेन के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टिसिपेट किए थे, सेकंड वाले में भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। लेकिन जो थर्ड वाला था, इसमें ब्रिटेन के कोई जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो आपको लेबर पार्टी थी, जो श्रमिक दल था, उसकी तरफ से कोई पर्सन पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। तो जो ये फाइनली जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, इसमें एक तो जो इंडियंस का पार्टिसिपेशन बहुत नील था, साथ ही साथ जो लेबर पार्टी थी उनका पार्टिसिपेशन नील था, और जो आपका जो मेन जो कंडक्ट करवा रहा था, ठीक है, एसओएस थे और जो भी ब्रिटिश थे, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग थे या पार्लियामेंट की, वो भी इनकी भी इच्छा नहीं थी। तो फाइनली ये हुआ कि जो इसमें जो मेजर जो इसके आउटकम भी कोई खास नहीं है, ठीक है। तो इसके दो या तीन आउटकम आए, ठीक है। इसमें उन आउटकमों को, ठीक है, जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ इनके आउटकमों के लिए, ठीक है, जो चीजें आई उसको बोला जाता है आपका व्हाइट पेपर रिपोर्ट, ठीक है। इसका ये लास्ट टॉपिक है, व्हाइट पेपर रिपोर्ट। ये 1933 में आई थी आपकी। मतलब देखिए, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें जो भी चीजें डिस्कशन की गई, कोई बहुत ज्यादा इसके रिजल्ट सामने नहीं आए, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए थर्ड राउंड टेबल और इसके पहले दो और राउंड टेबल हुए, ठीक है। तो तीनों कॉन्फ्रेंसेस की चीजों को मिलाकर एक रिपोर्ट बनाई गई, जिसको बोला जाता है व्हाइट पेपर रिपोर्ट 1933, ठीक है। अब इसमें जो चीजें हैं आपकी व्हाइट पेपर रिपोर्ट में, दो तीन चीजें हैं जो आपका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों राउंड टेबल के कॉन्फ्रेंसेस की मेन बात कंक्लूजन है सर, ठीक है, कंक्लूजन के तौर पर। ठीक, यहां तक समझ आया? यस सर। स्तव्या, विक्रम? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग इसका जो लास्ट टॉपिक है व्हाइट पेपर 1933 करके, या श्वेत पत्र बोला जाता है जिसको, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ डिस्कशन ऑफ थ्री कॉन्फ्रेंसेस, जो भी जो तीनों जो कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, ठीक है, उनके बेसिस पे एक उन्होंने प्रपोजल तैयार किया, ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थी उसके रिफॉर्म से रिलेटेड था, ठीक है। तो इसी को उन्होंने व्हाइट पेपर नाम दिया या श्वेत पत्र नाम दिया, और इसको जब अभी रिपोर्ट बनाई गई थी तो इसको व्हाइट पेपर रिपोर्ट 1933 कहा गया था, जिसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब इस रिपोर्ट को जो बनाने वाली थी, ठीक है, इस रिपोर्ट के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसको ज्वाइंट कमेटी या फिर संयुक्त समिति कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये जो तीनों आपका कॉन्फ्रेंसेस हो गए, इन तीनों कॉन्फ्रेंसेस का कंक्लूजन करने के लिए, इसको प्रपोज करने के लिए, इसमें क्या चीजों को डिस्कस किया गया है, इसके लिए उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करने की बात कही गई। तो इस रिपोर्ट के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई,
ठीक है। इस कमेटी के जो हेड थे उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथ गो, ठीक है, लिनलिथ गो। सर एक बार फिर रिपीट कीजिए ना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हूँ देखो, ठीक है, लिनलिथ गो, लॉर्ड लिनलिथ गो, ठीक है, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथ गो थे इस कमेटी के जो क्या थे, हेड, जो अध्यक्षता किए थे या जो चेयरपर्सन थे, ठीक है। और इस कमेटी में कुछ इंडियंस भी थे, ठीक है, जिसमें इंडियंस के जो पर्सन की संख्या थी वो 21 थी, ठीक है। जो ये कमेटी ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बोला जाता है या ज्वाइंट कमेटी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसमें ब्रिटिश थे, साथ ही साथ इसमें इंडियंस थे। तो ब्रिटिश के जो टोटल मेंबर थे उनका नंबर नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन जिसमें क्या बोलते जो इंडियंस थे उनका नंबर था 21, ठीक है। और हेड पर्सन थे उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथ गो, ठीक है। इन्होंने इन सारी लोगों ने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को ना 22 नवंबर, ठीक है, 22 नवंबर 1934 में, ठीक है, ये कमेटी 1933 में बनी थी, ठीक है। और 22 नवंबर 1934 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, जिसको बोला जाता था श्वेत पत्र रिपोर्ट, ठीक है, या फिर आपका व्हाइट पेपर रिपोर्ट बोला जाता है। अब इसमें क्या था, इसको देख लेते हैं बस। इसमें 3-4 चीजें ही थी, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो व्हाइट पेपर रिपोर्ट थी, ये एक आधार थी जो आने वाला 1935 का जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था उसका ये बेस बना, जो रिपोर्ट बनी, ठीक है। इसमें बोला गया, ठीक है, इन्होंने बोला कि पहला पॉइंट ये बोला, ध्यान से सुनो, यदि 50% देशीय राज्य परिसंघ में शामिल होने के लिए सहमत हो तो भारत में द्विसदनीय अखिल भारतीय ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की जा सकती है, ठीक है। मतलब इंडिया में जितने भी देशी रियासतें थी, जितने भी प्रिंस थे, स्टेट्स थे यहाँ पे, ठीक है, अगर वो सहमत होंगे, ठीक है, वो अगर एग्री करते हैं तो भारत में एक ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना या स्टेबिलिटी की जाएगी, ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन की, जिसमें ऑल इंडिया फेडरेशन तभी शुरुआत होगा जब 50% से ऊपर राजा यहाँ तैयार होंगे भारत कि वो उसमें शामिल होना चाहते हैं, ठीक। और वो जो फेडरेशन होगा वो द्विसदनात्मक होगा, 2 हाउसेस होंगे उसमें, बाइकैमरलिज्म रहेगा उसमें, ठीक है, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, जो वहां अभी जो चला आ रहा है, ठीक है, वो जो ऑल फेडरेशन रहेगा, ठीक है। फिर ये बोला कि जो प्रोविंसेस होंगे, ठीक है, प्रोविंसेस के पास उनकी फुल पावर्स होगी, जो अपने, और उनके वो मतलब जो प्रोविंसेस की जो गवर्नमेंट होगी वो फुल रिस्पॉन्सिबल होगी, उसके ऊपर किसी और का अधिकार नहीं होगा। जैसे आज के टाइम में राज्य का अधिकार राज्य मुख्यमंत्री के पास होता है, एक राज्य का अधिकार राज्य में ही निहित होता है, वहीं के लोगों के द्वारा गवर्न होता है, वहीं के मिनिस्टर सारे अधिकार और पावर यूज करते हैं। वैसा ही प्रांतों के लिए भी किया गया, ठीक। उसके बाद जो प्रोविंसेस थे और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था, ठीक है, या फिर जो सेंट्रल एरिया था और जो आपका प्रोविंशियल था, ठीक है, इन दोनों मतलब केंद्र और प्रांत, ठीक है, दोनों के एरिया का जो निर्धारण फिर से किया जाए, रीऑर्गेनाइज किया जाए। साथ ही साथ इसमें एक फेडरल कोर्ट की मांग की गई, एक एडवाइजरी काउंसिल की मांग की गई, एक रिजर्व बैंक की मांग की गई और एक रेलवे फेडरल अथॉरिटी की स्थापना की बात कही, ठीक। तो इसमें 4 चीजें आपकी थी, समझ गए? पूछो एक बार। सर लास्ट वाला पॉइंट दोबारा से बोल दीजिए प्लीज। ठीक, ठीक है। तो अब इन लोग जो श्वेत पत्र रिपोर्ट आया, तो इन्होंने बोला कि भारत में एक संघ न्यायालय या फिर फेडरल कोर्ट, एक परामर्शी परिषद या फिर आपका एडवाइजरी काउंसिल, साथ ही साथ एक रिजर्व बैंक, ठीक है, और एक रेलवे फेडरल अथॉरिटी, ठीक है, जैसे आज का जो रेलवे मिनिस्ट्री है, ठीक है, उन 4 डिपार्टमेंट की मांग की गई कि इसकी स्थापना भारत में हो। ठीक, समझे? सर सेंट्रल और प्रोविंशियल का क्या बताया था आप?
सेंट्रल और प्रोविंशियल का जो क्या बोलते हैं आपका एरिया है ना, कि ये इतना ये प्रोविंसेस होगा, ठीक है, ये ब्रिटेन बॉम्बे प्रोविंस है, ये यूनाइटेड प्रोविंस है, ये आपका सिंध प्रोविंस है, पंजाब प्रोविंस है, ठीक है। तो इस सब का फिर से क्या बोलते हैं रीऑर्गेनाइज किया जाएगा कि इनका एरिया जो ऊपर नीचे हुआ है कि नया कोई बनाया जाए, ठीक है। तो ये रीऑर्गेनाइज की बात कही गई, क्योंकि देखो यहाँ पे 50% प्लस जो राजा थे इंडिया के स्टेट, ठीक है, उनको शामिल करने की बात कही गई। वो जब शामिल होंगे तो उनका भी स्टेट किसी न किसी प्रोविंस में आएगा, या उनके स्टेट को लेकर कोई ना कोई प्रोविंस उसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से वो किया गया। सर ये जो एडवाइजरी बोर्ड एडवाइजरी काउंसिल, रिजर्व बैंक, रेलवे, फेडरल अथॉरिटी, इन तीनों के अलावा भी कोई चीज की मांग की गई थी क्या? नहीं, इसमें तो इतना ही दिया है बस, ठीक है। देखो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर आप इस टॉपिक के बारे में लिखोगे तो बहुत ज्यादा है, तो आप काम की चीजें कम से कम चीजों को लिखो जो इम्पोर्टेंट है ना। तो ये चारों चीजों को बस याद रखना, कांजपे में दिया हुआ है ना। मैं इसका लास्ट में जब कंक्लूड होगा तो मैं इसका नोट बना के भेज दूंगा, ठीक है, समझा। सर क्या नोट्स कब, क्या? अरे मैं इसका नोट्स भेज दूंगा या बुक भेज दूंगा, बुक का फोटो कॉपी, ठीक है। ओके सर, मटेरियल कुछ कुछ भेज दूंगा आपको, जी। है ना। अभी आपका जो अब यस तो सर। ये आपका जो व्हाइट पेपर रिपोर्ट थी, इसमें ये चारों बातें थी, ठीक है। इसके अलावा अभी जब रिपोर्ट भारत सचिव के पास पेश कर दी गई, ठीक है, ठीक है, जब ये सॉरी ये ब्रिटेन के पास वापस पहुंच गई ये रिपोर्ट, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर आपका 5 फरवरी 1935, ठीक है, डेट नोट कर लेना, 5 फरवरी 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल था वो बनाया गया और उसको पेश किया गया आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। और 2 अगस्त 1935 को जब उसको कंसेंट मिल गया किंग के थ्रू, ब्रिटिश जो किंग थे, ठीक है, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 के नाम से इसको पारित कर दिया गया, या इन्फोर्स कर दिया गया। समझे, ठीक है। डेट फिर से बता दे रहा हूँ, 5 फरवरी 1930। कल फिर इसको पढ़ेंगे, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ेंगे तो यही सारी चीजें शुरू होगी, ठीक है, क्योंकि यही सब बेसिस हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने से, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया आपका 5 फरवरी 1935 को, ये बिल फॉर्मेट में पेश हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और आपका सर 5 जो अगस्त 1935 को पेश किया गया था। 5 फरवरी 1935 को, ओके। ठीक है, इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया, प्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो ये बिल था उस समय, ये बिल और एक्ट का चीजें समझते हो कि नहीं समझते? हाँ समझते, नो सर। यस सर, समझते हैं। थोड़ा बहुत समझते हो ना, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये 1935 की चीजें थी यहाँ तक, है ना। इसके आगे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।